हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेवर फॉर एग्जाम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी से संबंधित। ग्रुप डी का देखिए नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है, सभी चर्चा हो चुकी हैं, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो बन चुके हैं। तो जो फाइनल वीडियो में लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हर मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हो, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही सैलरी, स्ट्रेटजी, साइंस का क्या रोल होता है और एग्जाम पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में वन बाई वन बात करने वाले हैं। तो लिटरली सेशन में एंड ऑफ द सेशन मज़ा आएगा आपको। हर एक डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी, और जो भी आपके डाउट हैं फिर भी यदि रह जाती हैं, मैंने तो अपनी साइड से सभी डाउट लेने की कोशिश करी है। यदि फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस पर डेफिनेटली आपको या तो कमेंट में या फिर आपका नया वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी में। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन के साथ साथ वैकेंसी कितनी आई है, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो यदि सेशन में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करके हैं। सबसे पहले वैकेंसी पे बात करते हैं। देखिए वैकेंसी पे अभी हाल में ऑफिशियली जो बोला गया है 32,000 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली बोला गया है। ठीक है, और 58,000 प्लस के आसपास जो वैकेंसी का चल रहा है वो आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 98% चीज़ें, 98 से 99% चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सभी ने यही बोला है, तो मैं भी यही बोलूँगा, कहीं से नहीं नया नहीं आया हूँ। ठीक है, तो वैकेंसी पे यही चर्चा है, क्योंकि लास्ट साल के हिसाब से यदि देखें कि लास्ट बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो 1 लाख प्लस, लगभग 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इस बार का नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से अभी 32,000 कम वैकेंसी है। 32,438 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। इसकी बढ़ने की संभावना डेफिनेटली है, तो 21 तारीख के पहले आपको श्योर डेफिनेटली पता लग जाएगा कि इतनी वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें। यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10वीं है, या आपने आईटीआई करके रखा हुआ है, फिर आपके पास कोई अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से 36 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा सभी जो अदर कैटेगरी हैं उनमें छूट है कुछ ना कुछ, तो उससे भी ज़्यादा यदि एज है तो मतलब किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं नोटिफिकेशन को लेके आपको एज का क्राइटेरिया बता देता हूँ। लेकिन जनरल और ईडब्ल्यू के हिसाब से 18 और 36, और एसटी में थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन होता है 2 से 3 साल का, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, अभी आपके पास अब इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। अब मैथ ऐसा तो कहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ एनसीईआरटी बेस्ड 10th लेवल का मैथ पूछा जाता है। जो कोई देखो इसका जिसने पहले कोई भी प्रिपरेशन करी हुई है उसके लिए ठीक है, उसको पता है क्या लेवल है। लेकिन जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम वाले, ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में उन्होंने कदम रखा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक बार मॉक लगा लेना चाहिए। कौन से? प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, या पीओक्यू देख लेने चाहिए। ठीक है, कि उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपका लेवल कहाँ है। रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है, थोड़ी सी मॉडरेट, लेकिन एसएससी से हाई पूछी जाती है। थोड़ी सी एसएससी से हाई लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, तो याद रखिए थोड़ी सी चीज़ें। मैथ आपका जो 10th लेवल का बेसिक पूछा जाता है। जीके आपका एसएससी से के आसपास पूछा जा सकता है, लेकिन लो ही कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने यदि एसएससी की करी हुई तैयारी तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जीके आपका 10th लेवल एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो एक बार पीओआई की लगाने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें जीके में सभी चीज़ें आ जाती हैं। हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें पॉलिटी आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, आपका जो अदर स्टैटिक वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद से साइंस। साइंस यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे कि साइंस का एग्जैक्टली रोल क्या है और किस लेवल की आपको साइंस पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से 10th लेवल की साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी की साइंस पढ़ो, लेकिन उसमें आप क्या करो कि जो साइंस के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ना वो लगा लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आपका हो जाएगा काम गारंटी से। ठीक है, अब इसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं? तो देखो, जिसने पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी हुई है वो मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो। जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पे भी गलती होती है, गलती को सुधारो। मतलब वो बोलते हैं ना, सीखो और सुधार करो वाला, सीखो और सुधार करो। ठीक है, उस टॉपिक को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, जहाँ पे गलती हो रही है, और अपना रिवीजन करते रहो, या फिर जिस सिलेबस कंप्लीट करना तो साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो। ठीक है, और जो अभी पहली बार ग्रुप डी के एग्जाम में उतरा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो क्या करें? फर्स्ट टाइम वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा चीज़ें ध्यान दें। पहले अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करें। देखो, या तो आप बुक्स वगैरह ले लीजिए। ठीक है, बुक में बेसिक बुक करें तो आपका लेना चाहें तो आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सारी मार्केट में आएंगी बुक्स। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसी ऐसी बुक्स लें जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के
PYQ CBT 1 NTPC की CBT 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, CBT 1 की, और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, PYQ क्वेश्चन हो, और उसको ध्यान में रखते हुए जिसने भी बुक बनाई हो उसकी आप बुक से स्टडी करें, ठीक है। नहीं तो कोर्स तो बहुत सारे इंटरनेट पे मिलेंगे, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि बुक से बेटर है ना कि जहाँ पे भी बढ़िया सा कोर्सेज मिल रहे हो ना ऑनलाइन वाले, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए मैं खुद एक मैथ का टीचर हूँ, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मॉक की पता चल गया है। मॉक अभी हाल में मॉक आप देना चाहते हो तो textbook.com है, textbook.com है, वहाँ से मैं भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे कुछ PYQ भी फ्री मिल जाएंगे, कुछ अभी वहाँ पे मॉक चल रहे होंगे फ्री वाले। तो जो अभी जिसका पेड वर्जन नहीं है वो फ्री वाले लगा कर चेक कर ले, जो पहली बार इस तैयारी में उतरा हुआ है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का, तो वहाँ से आप NTPC के जो है, सॉरी ग्रुप डी के जो भी हैं मॉक टेस्ट, वहाँ से लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछे जाने वाला टॉपिक आपका आ गया है, जिसको हम बोलते हैं सैलरी की चर्चा। तो सैलरी की चर्चा में यदि हम देखें तो आपको सैलरी यहाँ पे बेस जो ग्रेड पे देखा जाता है, ग्रेड पे इसका 18,000 ग्रेड पे बनता है, ठीक है। ग्रेड पे 18,000 है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ये ऐड होती हैं, तो आपकी एवरेज सैलरी इसमें कह सकते हैं कि 30 से 35,000 बन जाती है, ठीक है। आगे मैं इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पहले क्या हुए हैं, ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि 30 से तो प्लस आती है सैलरी, ठीक है, 30 से तो प्लस आती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंस वगैरह ऐड होते हैं, जैसे इसमें लेवल 1 पे लेवल 1 का है, सेवंथ CPC वाला पे मैट्रिक्स 18,000 बेसिक पे होता है आपका, ठीक है। HRA आपको कुछ मिलता है, ठीक है, 9 से 27% के बीच में HRA मिलता है। HRA मतलब हाउस रेंट बोला जाता है इसको, एक हिसाब से यहाँ पे रहने के लिए खर्चा दिया जाता है। तो परसेंटेज वेरी करता है, मतलब सिटी वाइज, ठीक है, आप इंडिया के किस कॉलेज में जा रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, उसके बेहाफ पे, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट मतलब ये आपका DA वगैरह मिलता है। इसके अलावा टोटल आपका बन जाता है 30 से 35,000, तो मतलब बेटर कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो जॉब मिलती है, जॉब कहाँ पे मिलती है, इसका भी एक डाउट आता है स्टूडेंट को। तो देखिए जॉब इसमें जो भी मिलती है ना, जो RRB ग्रुप डी में है, एक चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी के पहले थोड़ा सा देख ले जॉब कहाँ मिलती है। जो RRB में है, ग्रुप डी में है, देखो रेलवे ने अपने जोन को 18 जोन में डिवाइड किया हुआ है, तो 18 जोन में से आपको किसी भी जोन में भी, जिस भी जोन से आप अप्लाई करेंगे उसी में आप, जैसे आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसी जोन में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो जोन के हिसाब से है, तो जोन अपने एरिया के हिसाब से आप भरिए, ठीक है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, तो मैं आपको उसमें थोड़ी सी और, इसमें जॉन कौन सा जॉन भरिए, कहाँ पे जॉब करना अच्छा होगा, आपके एरिया में सही होगा, कहाँ से कट ऑफ लो जाती है, हाई जाती है, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा देख लेंगे अपनी स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो उसका थोड़ी सी बाद में चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो अभी आपको क्लियर करना है नए एग्जाम, तो आपको फोकस किस पे करना है। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें फोकस करवाता हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस, ठीक है, मॉक एंड PYQ, ठीक है, फिर इसके बाद रिवीजन, बस ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेबस, मॉक और PYQ और रिवीजन, ठीक है। तो सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद से आप मॉक स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट में जहाँ भी गलती हो रही हो, ठीक है, जहाँ भी गलती हो रही हो फिर से उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, टॉपिक को रिवाइज करो, और फिर से फिर मॉक लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक, ठीक है। और मॉक कौन कौन सी लगाओ, देखो मॉक टेस्ट कौन कौन से लगाएं, ये वाला एक प्रॉब्लम होता है ना, सबका होता है मॉक टेस्ट कौन कौन से लगाएं। तो मॉक आपको ग्रुप डी की तो लगानी है, ठीक है। जहाँ पे भी ग्रुप डी के मॉक मिले, ग्रुप डी के अच्छी मतलब अच्छी कंपनी के लगाइए, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, मॉक मिलेंगे, तो कोई अच्छी की लगाइए। मैं तो देखो टेक्स्ट बुक प्रेफर करता हूँ, आप किसी अच्छी चीज़ कंपनी के प्रेफर करते हैं तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, PYQ बेस्ड मॉक लगाएं, और ठीक है, जो भी मॉक लगाएं PYQ बेस्ड लगाएं, ठीक है। और इसमें मॉक में देखें GK GS में, देखिए करंट अफेयर आते हैं। डाउट था एक और कि करंट का क्या रोल होता है, तो GK GS में है ना, GK GS में आपका करंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको कंप्लीट करना है। उससे रिलेटेड स्टैटिक भी आपको बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपका डाउट में भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको मॉक के साथ ग्रुप डी और PYQ वाले मॉक लगाने हैं। इसके अलावा जो अभी हाल ही में रेलवे के पेपर हुए हैं, जैसे ALP का पेपर हो गया है,
अभी एनटीपीसी का होगा, ठीक है, सीबीटी 1 हुए हैं, टेक्नीशियन का हुआ है। तो इसके जितने भी आप हो पाते हैं, ठीक है, मतलब इसके अलावा ग्रुप डी के मॉक्स और प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा आप एनटीपीसी एलपी के लगाएं, ईएलपी के दीदी होते हैं, एनटीपीसी के भी इजी होंगे, ठीक है, लेकिन टेक्नीशियन के थोड़े से, क्योंकि ओनली एक ही एग्जाम होता है, थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो हमारे 4-5 डाउट क्लियर हुए। अभी स्टिल कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट में भी देखो, आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक, अब साइंस का देख लेते हैं। साइंस का देखिए क्या रोल होता है। साइंस से आपसे फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। ठीक है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से देखिए आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल और उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। सेम केमिस्ट्री का, बायो में तो न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको बायो का हर, बायोलॉजी में हर एक क्वेश्चन और जहाँ से भी क्वेश्चन 10th लेवल का बस आपका होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है कहाँ की, 10th लेवल की एनसीईआरटी है, उसके आपके प्रॉपर आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए लिटरली, क्योंकि साइंस इसमें है ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रोल प्ले करता हूँ। मैं आगे आगे बताऊँगा एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली में चीज़ें किस टाइप से होती हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम पैटर्न में देखते हैं कि साइंस का रोल कितना है ना। तो आपको जो साइंस पढ़ना कहाँ से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ पहले, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपने 10th का पढ़ा हुआ है साइंस, ठीक है, 10th लेवल का एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आपका मजबूत होगा तो आपका बन जाएगा। कुछ लोग फेंकेंगे कि भाई ऐसा साइंस था वैसा साइंस था, आता यहीं से है, बस लोग पढ़ते नहीं है। या तो एनसीईआरटी प्रॉपर कवर कर लो, ठीक है, बेसिक वाला नहीं करना है कि लाइन पढ़ी, जो एसएससी से तो हाई आता है इसमें से, ठीक है, एसएससी से हाई आता है, ठीक है, तो एसएससी वाले हैं जो थोड़ा सा साइंस को डीपली लें, और एसएससी की रीजनिंग से थोड़ी सी रीजनिंग इसकी हाई आती है, ठीक है, तो आप रीजनिंग भी थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अब एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जनरल साइंस में देखने को मिलेगी, ठीक है, जनरल साइंस आपको देखने को मिलेगी। जनरल साइंस इसमें 25 नंबर की देखी आती है, ठीक है, जनरल साइंस 25 नंबर की आती है, और 20 नंबर का इसमें क्या आता है, जीके आता है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से ज़्यादा इसमें जनरल साइंस है, ठीक है। साइंस में कौन से हैं, देखो, एक साइंस एंड टेक पोर्शन थोड़ा सा कवर करके रखिए, उस भी साइंस में आ जाता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, तो तीनों पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, 25 नंबर के आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 25 नंबर के मैथ आता है, ये बेसिक आता है, देखिए 10th लेवल हो जाता है सबसे, ठीक है। टाइम 120 मिनट मिलता है, क्योंकि पर्याप्त टाइम मिलता है, ठीक है। और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 प्रश्न, मतलब 30 इसके नंबर मिलते हैं। इसके अलावा 20 का होता है जो जीएस होता है, तो 20 नंबर इसके मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता है। 90 मिनट का पूरा पेपर होता है, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट होता है, ठीक है, तो 90 मिनट का पेपर होता है। तो बस आपको इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। मॉक की मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। तो आपका जो सीबीटी 1 है 100 मार्क का होता है, ठीक है, 100 मार्क का इसमें होता है, और 25 क्वेश्चन किस साइंस के आते हैं, 25 मैथ के आते हैं, 30 आपके जीएस के आते हैं, और 30 आती है आपके रीजनिंग के, और आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। जनरल अवेयरनेस में मतलब मोस्ट प्रोबेबल करंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, करंट अफेयर से रिलेटेड, इसी के इर्द गिर्द का जीके पढ़ें, तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें फ़ायदे में रहेंगी और काम की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ वो होता है जो मतलब रिक्वायर्ड होता है कि आपको जो फिजिकल इसको बोलते हैं, इसके फिजिकल क्या होता है, तो फिजिकल के लिए आपको 20 किलो का वजन मेल के लिए, और फीमेल के लिए, और मेल के लिए है। फीमेल को आपको 20 किलो का वजन, 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में विदाउट पुटिंग वेट डाउन, मतलब ऊपर नीचे वेट ना किए हुए चलना पड़ता है, ठीक है। और 1000 मीटर आपको पैदल चलना है, 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको फीमेल को चलना है। और मेल के लिए 35 किलो का वजन होता है, इसको 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में इसको कवर करनी होती है। और जो मेल को दौड़ना होता है वो 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की डिस्टेंस दौड़ लगानी होती है। तो ईजी होता है, सबसे हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपके हर एक डाउट मैंने लिए होंगे, ठीक है। अभी स्टिल आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं अपनी साइड से जितने जल्दी हो पाएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हो, फॉर्म आप भर सकते हो आरआरबी की वेबसाइट से, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। आरआरबी वेबसाइट एक बार गूगल पे लिखोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब इसका फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। यूट्यूब पे भी सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं भी इसमें वीडियो बना के डालूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस अब आप
तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी स्टिल कोई डाउट है इसके अलावा, ठीक है, कि मैं यहाँ से हूँ, फॉर्म भर सकते हो या नहीं, आप भारत में कहीं से भी हो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और अब मेरे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए सेशन में। मैथमेटिक्स के लिए मैं बता देता हूँ, चलिए। मैथ का जो है कि मैथमेटिक्स के लिए मेरे तरफ से जो हो पाएगा, मैं इसके लिए आप मुझे बताओ, मैं भी एक मैथ का टीचर हूँ, तो आगे इसके लिए सीरीज लेके आऊँगा कुछ ना कुछ, ठीक है। टॉप 30 करके कोई भी सीरीज लेके आऊँगा, तो वेट करिए थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही मेरे पास सेटअप प्रॉपर होता है तो मैं मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं सर में नए अमेजिंग जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा आपको सेशन में, आपने कुछ जाना होगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कुछ डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। जय हिंद।